रविवार की दोपहर का समय था। सरला अभी फोन पर किसी से बात कर ही रही थी कि उसकी सास कौशल्या जी ने उत्सुकता से पूछा, किसका फोन था बहू? सरला ने जवाब दिया, पिताजी का फोन था माँ जी। भैया ने नई कार ली है, वही दिखाने के लिए मुझे बुला रहे हैं। सरला आगे कुछ कहती उससे पहले ही उसके पति मुकेश ने आकर कहा, तो क्या तुम जाना चाहती हो? कहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता है। मीनू के एग्जाम हैं, फिर मुझे भी तो छुट्टी नहीं मिलेगी। वैसे भी हम इतने फ्री थोड़े ही बैठे हैं कि जब मन आया अटैची उठाकर चल पड़े अपने मायके। सरला ने व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात सुनकर उसका पति मुकेश भी मुस्कुराकर रह गया। कौशल्या जी दूसरी ओर देखने लगी, पर उसी कमरे में बैठी मुकेश की बहन कविता तिल मिलाकर रह गई, जैसे अचानक कोई पुराना घाव फिर से हरा हो गया हो। 6 महीने पुरानी घटनाएं तेजी से उसके आंखों के सामने घूमने लगी। घड़ी में समय देखते हुए कविता अपने पति विनोद से बोली थी, कितनी देर कर दी आपने? सिर्फ 1 घंटा रह गया है। मैंने आपके ऑफिस में कई बार फोन किया था, कहाँ चले गए थे आप? विनोद थका हारा आया था। कविता की बात सुनते ही झुंझलाकर बोला, क्यों, कहाँ जाना है? क्या मुझे और कोई काम नहीं है जो हमेशा तुम्हारी ही हाजिरी में खड़ा रहूं? कविता ने याद दिलाया, कितनी जल्दी भूल जाते हो तुम। सुबह ही तो बताया था कि माँ का फोन आया है। विनोद चिढ़कर बोला, हरिद्वार से आए हुए कितने दिन ही हुए हैं तुम्हें? पिछले हफ्ते ही तो लौटी हो, अब फिर से जाने की तैयारी कर ली। कविता नाटकीय अंदाज में बोली, अरे तो क्या हो गया, बेटी हूं उनकी, बुलाएंगे तो क्या जाऊंगी नहीं? तुम क्या जानो माता पिता अपनी संतान से कितना प्यार करते हैं। विनोद ने कहा, तुम्हारे तो कुछ ज्यादा ही करते हैं। मेरे भी माता पिता हैं। 1 साल हो गया शादी को, कितनी बार गया हूं मैं गांव उनसे मिलने। कविता बोली, लड़कों की बात दूसरी है विनोद। तुम तो पिछले 10 सालों से हॉस्टल में ही रहते आए हो। अब भला उन्हें तुमसे कितना ही लगाव होगा। तुम तो अपने परिवार के साथ रहते हुए भी ज्यादातर अपने दोस्तों के साथ ही घूमते रहते हो। इसीलिए तो तुम्हारे माता पिता तुम्हें याद नहीं करते। विनोद ने गुस्से में कहा, बेकार की बातें करने की जरूरत नहीं है कविता। तुम्हारी मम्मी का फिर से फोन आए तो कह देना कि अभी आना संभव नहीं है। वैसे भी कुछ दिनों में यहाँ मेरे माँ पिताजी भी आने वाले हैं। कविता ने छोटी बच्ची की तरह खुश होकर कहा, क्या? हाँ, आज ही फोन आया था उनका। तब तो और भी आसान है, माँ जी आ जाएंगी तो तुम्हें खाने पीने की भी सुविधा हो जाएगी और अकेलापन भी नहीं अखरेगा। विनोद ने कविता को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, जरा सोचो कविता, शादी के बाद वे लोग पहली बार यहाँ आ रहे हैं और तुम गांव चली जाओगी तो उनके मन को कितनी ठेस पहुंचेगी। कविता चिढ़कर बोली, मेरे माता पिता की भावनाओं की भी कुछ चिंता है तुम्हें? मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। तीज पर 3 दिन का त्योहार चलता है हमारा। अगर मैं नहीं गई तो माँ को कितना बुरा लगेगा। विनोद ने मिन्नतें की, देखो कविता, हर बार मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, इस बार तो मेरी बात मान लो प्लीज। शादी की सालगिरह आ रही है, सब साथ रहेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। कविता ने सख्त लहजे में कहा, देखो ट्रेन का समय हो रहा है, बेकार की बहस में उलझने का समय नहीं है मेरे पास। अगर तुम ये समझते हो कि जोर देकर तुम मुझे रोक लोगे तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। अगर तुम मेरे साथ नहीं चले तो मैं खुद ही चली जाऊंगी। स्टेशन तक का रास्ता मुझे भी मालूम है। विनोद गुस्से में इतनी जोर से चीखा कि कविता एक पल को तो हैरान रह गई। तो ठीक है, चली क्यों नहीं जाती? मेरी भी जान छूटे। माता पिता से इतना ही प्यार था तो शादी ही क्यों की थी? दूसरे ही पल कविता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो फूट फूट कर रो पड़ी। 2 दिन तक दोनों के बीच चुप्पी छाई रही। कविता ने खाना पीना छोड़ रखा था। विनोद ने उसे मनाने की कोशिश की तो वो और भी विफर पड़ी। आखिरकार विनोद ने दुखी होकर कहा, ठीक है, पहले खाना खा लो। तुम जाना ही चाहती हो तो मैं छोड़ आऊंगा। किसी को जबरदस्ती यहाँ रोक कर रखने का मेरा कोई इरादा नहीं है, और उससे फायदा भी क्या है। और कविता हरिद्वार आ गई थी। कविता को मायके आए हुए 6 महीने बीत गए थे, लेकिन विनोद ने कविता की कोई सुध नहीं ली, और कविता को भी जिद थी कि वो भी बिना बुलाए नहीं जाएगी। कविता के माता पिता और भाई भाभी ने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं थी।
उसका कहना था कि वो अपने आप वापस नहीं जाएगी जब तक कि विनोद उसके पैर पकड़कर उसे नहीं ले जाएगा। लेकिन आज सरला भाभी का व्यंग उसके सीने को चीरता हुआ निकल गया था। वो इतनी नादान भी नहीं थी कि इतनी सी बात भी समझ नहीं पाती। वो फिर से सोचने लगी कि भाभी की बात सुनकर माँ भी चुप रह गई। इस बात ने उसे और ज्यादा आहत किया था। वो अपनी तरफ से सामान्य रहने की कोशिश करती, लेकिन आज इस घटना ने उसे बुरी तरह से बेचैन कर दिया था। अपने कमरे में वो अकेली बैठी चुपचाप आंसू बहाती रही। अचानक सरला भाभी ने आकर कमरे की बत्ती जलाई तो वो चौंक कर उठ बैठी। रोते रोते कब उसकी आंख लग गई थी वो समझ ही नहीं पाई। सरला ने पूछा, अरे कविता, क्या बात है? शाम होने को आई और तुम अभी तक सो रही हो? कविता बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है भाभी, बत्ती बुझा दो। भाभी ने माथा छूते हुए कहा, बुखार तो नहीं है? कविता ने कहा, बुखार नहीं है, सिर में तेज दर्द है। सरला ने उसे उठाते हुए कहा, अरे सर दर्द में भी भला कोई इस तरह बिस्तर पर पड़ा रहता है? चलो चाय पी लो, दर्द ठीक हो जाएगा। आज तुम्हारी चचेरी बहन आरती की शादी है, वहां भी तो जाना है ना? उठो, जल्दी से तैयार हो जाओ। कविता बोली, मेरी ओर से आरती से माफी मांग लेना भाभी, मैं नहीं जा सकती, मेरा मन बिल्कुल अच्छा नहीं है। सरला दुखी स्वर में बोली, कविता, तुम्हारे सिरदर्द का कारण मैं जानती हूँ। सुबह की मेरी बात पर तुम नाराज हो ना? उस समय तुम्हारा चेहरा देखकर मैं अपने मुंह से निकले उस व्यंग्य पर पछतावे से भर उठी थी। पर क्या करूं, कमान से निकले तीर की तरह मुंह से निकली इस बात को मैं लौटा तो नहीं सकती। पर क्या अब तुम ये चाहती हो कि मैं बड़ी होकर तुमसे माफी मांगू? कविता उदास स्वर में बोली, कैसी बातें करती हो भाभी, मैं भला तुम्हारी बातों का बुरा क्यों मानूंगी? सरला ने कहा, क्या तुम सचमुच सोचती हो कि तुम्हारा यहाँ रहना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता? कविता ने जवाब दिया, मैंने ऐसा कब कहा भाभी? सरला ने समझाया, कविता, तुम यहाँ रहती हो तो घर ज्यादा भरा भरा लगता है, पर तुम शायद नहीं जानती कि खून का रिश्ता ना होते हुए भी मैं तुम्हें हमेशा सुखी देखना चाहती हूँ। तुम्हारे चेहरे पर दिखती दुख की छाया अब पूरे परिवार को भी खलने लगी है। कविता ने चिढ़कर कहा, तो क्या तुम चाहती हो भाभी कि मैं जाकर विनोद के पैर पकड़ूं? अच्छा भाभी, मुझे भी तो यहाँ आए हुए 6 महीने हो गए हैं, क्या किसी ने मेरी चिंता की? सरला बोली, पैर मत पकड़ो, पर कम से कम उसकी कुशलता जानने के लिए फोन या मैसेज तो कर ही सकती हो ना? उसे भी तो लगे कि उसकी पत्नी को उसकी चिंता है। किसी न किसी को तो पहल करनी ही पड़ेगी। कविता, तुम सच बताना, तुम विनोद से लड़कर आई थी ना? कविता ने सिर हिलाते हुए आंखें झुका लीं और कहा, हाँ भाभी। सरला ने कहा, हालांकि तुमने अपने मुंह से हमें कभी कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं तो उसी दिन तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा देखकर समझ गई थी, और माँ या पिताजी की अनुभवी आंखों से भी ये बात छिपी नहीं रही होगी। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि शादी के बाद बेटी पराई हो जाती है। सब कुछ जानते हुए भी वे तुम्हें समझाने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते, और विनोद से संपर्क करने में शायद उनका अहम आड़े आ जाता है। कविता ने उदास होकर कहा, तो मैं क्या करूं भाभी, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सरला ने कविता को समझाते हुए कहा, मेरी बात मानो तो इस बात को प्रतिष्ठा का प्रश्न मत बनाओ। छोटी छोटी बातें ही वैवाहिक जीवन में जहर खोल देती हैं। विनोद और उसके परिवार के लोग भले हैं, पर वे भी शायद हम लोगों की तरह पहल नहीं करना चाहते। अब तो तुम्हें ही फैसला लेना है कि तुम क्या चाहती हो। दोनों की बातचीत बीच में ही रुक गई जब कौशल्या जी ने अंदर आते हुए कहा, तुम दोनों यहाँ छिपी बैठी हो और मैं सारे घर में ढूंढ आई। सरला ने सास की ओर देखते हुए कहा, कविता की तबीयत ठीक नहीं है माँ जी, वो आरती की शादी में नहीं जाना चाहती। कौशल्या जी ने कहा, क्यों, क्या हुआ? सरला ने कहा, सर में दर्द है। कौशल्या जी बोली, अरे इसका तो चेहरा उतरा हुआ है। ठीक है, तुम ही चली जाओ, इसे आराम करने दो, मैं भी इसके पास ही रहूंगी। सरला ने कहा, पर मैं अकेली नहीं जाऊंगी माँ जी, अगर कविता नहीं जा रही हैं तो कम से कम आप तो चलिए। कविता ने कहा, हाँ माँ, तुम शादी में चली जाओ, मैं ठीक हूँ, थोड़ी देर सो जाऊंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। कौशल्या जी ने कहा, ठीक है, चलो मैं चलती हूँ, जल्दी तैयार हो जाओ, देर हो रही है। सबके जाते ही कविता उठी। भाभी से बातचीत करके उसका मन काफी हल्का हो गया था।
वो विनोद को फोन करने की कोशिश करने लगी, पर जब बहुत देर तक संपर्क नहीं हुआ तो उसका मन अजीब सी आशंका से भर उठा। तभी उसे याद आया कि विनोद के पड़ोसी शर्मा जी का फोन नंबर उसके पास है, इसलिए उसने उनसे संपर्क करने का फैसला किया। कविता ने फोन मिलाकर कहा, नमस्ते भाभी जी, मैं कविता बोल रही हूँ। विनोद कैसे हैं? काफी दिनों से उनका कोई समाचार नहीं मिला। शर्मा जी की पत्नी की बात सुनकर एक पल को कविता चुप खड़ी रह गई। उन्होंने कहा, अरे कविता बोल रही हो, क्या हो गया तुम्हें? इस बार तो मायके जाकर ही जम गई, यहाँ आने का नाम ही नहीं ले रही हो तुम। कविता किस मुंह से कहती कि वो विनोद के इंतजार में आंखें बिछाए बैठी है। शर्मा जी की पत्नी फिर से बोली, हेलो। कविता ने कहा, जी हाँ, मैं सुन रही। जरूरी काम की वजह से नहीं आ सकी। बहुत देर से विनोद को फोन करने की कोशिश कर रही थी, पर मिला ही नहीं। वो कैसे हैं? पड़ोसी भाभी ने कहा, कैसे होंगे? तुम्हारी गैर हाजिरी में खूब मौज कर रहे हैं। हर दूसरे दिन नई नई लड़कियों के साथ घूमते नजर आते हैं। मैंने तो समझाया भी, पर कोई सुनता ही नहीं है। तुमने फोन किया तो मैंने बता दिया, लेकिन मेरा नाम मत लेना, बेकार में विनोद बुरा मान जाएगा। ये सुनते ही कविता के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने कांपते हाथों से फोन रख दिया। अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे उसने अपनी जिद में अपना घर और अपना रिश्ता दोनों खो दिए हैं। घर के सदस्य शादी से लौटे तो कविता बदहवास हालत में बैठी थी और उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। देखते ही सबने चिंतित स्वर में पूछा, क्या हुआ कविता? कविता ने कहा, मुझे दिल्ली जाना है, अभी इसी समय। मुकेश हैरान होकर बोला, रात के 12 बज रहे हैं, पर हुआ क्या? सब ठीक है ना? माँ उलझन भरे स्वर में बोली। कविता ने रोते हुए कहा, मुझे यहाँ भेजकर विनोद वहां रंग रलिया मना रहा है। पिताजी ने पूछा, तुम्हें कैसे मालूम? कविता ने कहा, उनके पड़ोसी ने बताया, मैंने फोन किया था। पिताजी बोले, ठीक है, सुबह चली जाना, इतनी देर में कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारे भैया जाकर छोड़ आएंगे। वो रात सबने आंखों में ही काटी। दूसरे दिन सूरज निकलने से पहले ही कविता पहली बस पकड़कर अपने भाई मुकेश के साथ दिल्ली रवाना हो गई। दोनों भाई बहन घर पहुंचे तो विनोद घर पर नहीं था, पर उसकी माँ वहां थी। अभिवादन के बाद कविता के भाई मुकेश ने पूछा, आप कब आई माँ जी? विनोद की माँ शिकायत भरे स्वर में बोली, मैं 2-4 महीने से पूरे परिवार को छोड़कर यहाँ पड़ी हूँ। सोचा था विनोद की शादी हो गई तो उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, पर वो लगभग 4 महीने पहले बहुत बीमार हो गया था और कविता हरिद्वार जाकर ऐसी बैठी कि अपने परिवार को ही भूल गई। मुकेश ने कहा, सचमुच गलती कविता की है माँ जी, पर इस बार माफ कर दीजिए, ना समझ है वो, आगे से ऐसी भूल नहीं होगी। तो विनोद की माँ बोली, कैसी बातें करते हो बेटा, मैं तो खुश हूँ कि घर की लक्ष्मी घर आ गई है। अब अपना घर संभाले और मुझे मुक्ति दे। रात को विनोद काफी देर से घर लौटा तो कविता को देखकर हैरान हो गया। एकांत पाते ही कविता बोली, ये कोई घर आने का समय है? जवाब में विनोद अपनी हंसी नहीं रोक पाया। कविता ने नाराजगी से कहा, इसमें हंसने की क्या बात है? तो विनोद बोला, नहीं, हंसने की कोई बात नहीं है, पर अब तो रोज ही मुझे इस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। कविता ने आंखें तरेरते हुए कहा, मुझे शर्मा जी की पत्नी ने सब बता दिया है। विनोद ने हंसते हुए कहा, मुझे भी उन्होंने आज सुबह सब कुछ बता दिया था। कविता ने पूछा, क्या यही कि उन्होंने ऐसी तरकीब निकाली है जिससे अब तुम्हारे लौटने में ज्यादा देर नहीं है, यानी कि उन्होंने सब झूठ कहा था? विनोद ने कहा, ये तो तुम उन्हीं से पूछो। कविता तुनक कर बोली, मैं बिना बुलाए आ गई, इसलिए अपनी जीत पर इठला रहे हो ना? विनोद ने कहा, कैसी बातें कर रही हो कविता, हम दोनों क्या अलग हैं जो मैं हार और जीत जैसी ओछी बातें सोचूंगा? तुम अपने घर आई हो, इसमें शर्म कैसी? रही बात मेरे वहां आने की, तो एक बार फोन या मैसेज ही कर दिया होता, मैं सर के बल दौड़ा चला आता। पर मुझ पर अपना जरा सा भी अधिकार समझती हो तो बिना बुलाए भी तो आ सकती थी ना? कविता ने बात बीच में ही काटते हुए कहा, आ सकता था, पर सच कहूं तो तुम ठहरी इकलौती बेटी। याद है मेरे मना करने पर तुम कितने गुस्से में यहाँ से गई थी? वहां जाने पर तुम मेरा अपमान कर देती और मेरे साथ ना आती तो शायद मैं सहन नहीं कर पाता। ये सुनकर कविता सोचने लगी कि विनोद के विचार कितने सुलझे हुए हैं, और एक वो है जिसने अपनी जिद के कारण सबके जीवन में जहर घोल दिया था। वो तो सरला भाभी और शर्मा जी की पत्नी ने बचा लिया, नहीं तो शायद पछतावे के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता।
रिश्तों में अक्सर तब दरार आने लगती है जब दो लोग अपनी बात को सही साबित करने के लिए उसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते हैं। कविता की नादानी और मायके जाने की जिद ने उसके 6 महीने बर्बाद कर दिए। वहीं विनोद का संकोच और डर उनके रिश्ते की दूरी को बढ़ाता चला गया। जहां भाभी सरला ने अपनी मीठी डांट और समझदारी से कविता के भीतर के अहंकार को तोड़ा, वहीं पड़ोसी भाभी शर्मा जी की पत्नी ने एक झूठ का सहारा लेकर सही समय पर दोनों को करीब ला दिया। अंततः ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ता कोई खेल नहीं है जिसमें किसी एक की हार या जीत तय की जाए। रिश्ते तो आपसी समझ, एक कदम आगे बढ़कर पहल करने और एक दूसरे के आत्मसम्मान की रक्षा करने से ही फलते फूलते हैं। उस दिन कविता को पहली बार समझ आया कि रिश्ते जिद या अहंकार से नहीं बल्कि समझदारी और एक कदम आगे बढ़ाने से बचते हैं। अक्सर देखा जाता है कि शादी के बाद आपसी झगड़ों में माता पिता या भाई भाभी सीधे दखल देने से बचते हैं। सरला भाभी ने जिस तरह कविता को आईना दिखाया, क्या हर परिवार में ऐसी सूझबूझ वाली बड़ी बहन या भाभी का होना जरूरी है? इस कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे ज्यादा परिपक्व लगा और क्यों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।